नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मार्स एकेडमी यूपीएससी विंग्स पर, जहां हम करंट अफेयर्स को जोड़ते हैं यूपीएससी के हर पेपर से एकदम सटीक और संक्षिप्त अंदाज में। आज के इस स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन में हम 7 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो द हिंदू अखबार में छपे और सीधे सीधे यूपीएससी के जीएस पेपर 1, 2, 3 से जुड़े हुए हैं। तो ये रहे आज के टॉपिक्स। पहला टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जीएस पेपर 2 से। दूसरा जोनल काउंसिल जीएस पेपर 2 जो पेज नंबर 4 पे छपा है। एडिंग इंडियाज प्रोग्रेस जीएस पेपर 2 से। पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड फर्टिलिटी क्राइसिस जीएस पेपर 1 जो समाज खंड है उससे जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑडिट जीएस पेपर 3 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है। छठवा है S-400 के मेंटेनेंस और डिफेंस के लिए सरकार ने एक बॉडी बनाई है। फिर आखिरी है एकलव्य स्टूडेंट एंड तालाश इनिशिएटिव जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ एकलव्य स्टूडेंट स्कीम्स क्या है वो देखेंगे। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है तालाश, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज आधार को जो एपिक नंबर होता है उसके रूप में राशन कार्ड को एज अ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाए। वोटर सत्यापन में जो एपी है मतदाता फोटो पहचान पत्र राशन कार्ड को भी माना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दरअसल बिहार में जो वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है जिसे एपिक कहते हैं, राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा है। और कल हमने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल में भी उन्होंने यही सुझाव दिया था कि 13 तरीके के प्रमाण पत्र ना मांगे जाएं, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जनरली यूज किए जाते हैं उनको मांगा जाए। कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 11 दस्तावेजों की सूची अंतिम सूची नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेज ही वोटर लिस्ट में आएंगे या इससे ही वोटर लिस्ट या नागरिकता प्रूफ होती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे तय कर दिया? बोला कि 11 दस्तावेजों की सूची अंतिम सूची नहीं, इसीलिए न्याय हित में इन सभी दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड। और कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो एपिक नंबर है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है और राशन कार्ड को भी देखा जाए। कोर्ट ने लेकिन ये बात उसने नहीं बोली, बोली कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है वो चलती रहेगी। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अगस्त में जारी होने वाली है। तो अदालत 3 बातों की समीक्षा करेगी। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाने का अधिकार है? ये प्रक्रिया कैसे चलाई गई और इसका समय चयन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय वाला बोला है कि एकदम इलेक्शन से पहले कैसे। और हमने कल ये भी देखा था कि आर्टिकल में ये भी था कि आपने 2024 का लोकसभा का इलेक्शन करवाया, उसमें तो आपने नहीं किया। 1 साल के भीतर भीतर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी और ठीक विधानसभा इलेक्शन से पहले क्या आपने ऐसा किया? तो सुप्रीम कोर्ट ये 3 बातों की समीक्षा करेगा 28 जुलाई को। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया कि जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। और उसमें ये बोला कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी स्वीकार करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये 11 दस्तावेजों की सूची अंतिम सूची नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, ना तो ये सारांश है ना ये विशेष, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 में है, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं है किसी भी कानून में। इंसेंटिव या इंटेंसिव, माफ करिएगा, इंटेंसिव कहीं जिक्र नहीं है। तो ये प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है चलाया जाए, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे 28 जुलाई को। तो ये पहली न्यूज थी। वोटर लिस्ट पर या वोटर पहचान पर कमेंट, न्यायमूर्ति धूलिया जो जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि मुद्दा लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है, यानी वोट देने का अधिकार। आधार पर बहस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार का विरोध किया। क्यों? क्योंकि पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। इसे गैर नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है।
यस, आधार कार्ड इंडियन रेजिडेंट्स को भी जारी किया जा सकता है और जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको भी जारी किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने साफ किया कि ये पहचान का दस्तावेज है कि हु इज, आप कौन है, दूसरा नागरिकता का नहीं। लेकिन न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि आधार एक प्राथमिक पहचान पत्र है। जब कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो आधार दिखाता है। जब जाति प्रमाण पत्र जो 11 दस्तावेजों जो 11 दस्तावेजों में से एक है मान्य, तो आधार कार्ड को क्यों बाहर रखा गया है? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है तो वहां भी हम आधार लेकर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया तुम जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार कर ले रहे हो लेकिन आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आधार कार्ड ही दिखाया जाता है। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव पूरी की पूरी प्रक्रिया है पहचान से जुड़ी है और आधार इसी काम का मूल दस्तावेज है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया, बोला कि हुजूर ये पहचान का दस्तावेज आप विदेशियों को भी जारी करते हैं तो हम कैसे मान लें? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया कि भाई ये बताओ कि जो तुम जाति प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट कर रहे हो जहां बनवाने में आधार कार्ड प्राइमरली यूज किया जाता है, तो फिर आधार कार्ड को बाहर कैसे रख सकते हो? हालांकि इस पर बहस हुई, अभी 28 जुलाई को अगला फैसला आएगा। तो न्यूज़ इतना ही थी। अब देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, प्रीलिम्स के लिए नोट्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संबंध संविधान के भाग 15 में है जो आर्टिकल 324 से 329 तक है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक ऑटोनमस बॉडी है, संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में जिक्र है। इलेक्शन कमीशन डे यानी कि नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट करके ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन डे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ही दिन, जी हाँ एक ही दिन मनाया जाता है। शुरुआत में ये केवल एक सदस्य था, एक ही मेंबर होते थे, लेकिन 1993 में ये बहुसदस्यीय बना जिनमें एक चीफ इलेक्शनल कमिश्नर और दो अन्य आयुक्त होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितना कठिन प्रक्रिया के आधार पर अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं चीफ इलेक्शनल कमिश्नर की सिफारिश पर। अब कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो ये तो है लोकसभा और ये है राज्यसभा। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस, और ये जो वोटिंग होगी ना उसका 2/3। तो टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस प्रेजेंटेशन, मतलब जो वोटिंग होगी उसका 2/3, और ये सेपरेटली पास करना होगा, लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर हम कार्य देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मतलब केंद्रीय स्तर पर जितने भी चुनाव होते हैं और साथ ही साथ राज्यों का चुनाव, वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। और हाँ, जब कोड ऑफ कंडक्ट इनैक्ट हो जाते हैं, वो इफेक्टिव हो जाते हैं, तो भारत की जो मशीनरी है जिसका आप सपना देख रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन आ जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, चाहे तो सस्पेंस कर सकता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, इलेक्शन करवाना। नहीं, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह क्या होंगे उनको आवंटित करना, चुनाव खर्च की निगरानी करना और रिपोर्टिंग करना कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है। निर्वाचक नामावली का रख रखाव जो अभी चल रहा है बिहार में, उसका अद्यतन करना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले भी प्रावधान है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पे ये काम करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति भी अपॉइंट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि केंद्र की सरकार इसे प्रभावित करने का प्रयास करे। तो संवैधानिक दर्जा मिलोगे,
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लेकिन कार्यकाल की सुरक्षा है 6 साल। जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं दे रहा, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता। हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। न्यायिक समीक्षा संभव है अगर हटा दिया गया तो। संसदीय हस्तक्षेप सीमित है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। महत्वपूर्ण चिंताएं क्या है? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी। अभी सिस्टम क्या आ चुका है कि एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, और तीसरे होंगे केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। पहले क्या था कि ये जो केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री नहीं होते थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। हालांकि सरकार ने इस पर एक बिल पास किया और इसमें संशोधन कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। आयोग की स्वतंत्रता पर कार्यपालिका का सीधा सीधा प्रभाव दिखता है। जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है और अन्य इलेक्शन कमीशन, इनमें मतभेद होता है। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, वही हो सकते हैं जो ये सजेस्ट करेंगे इनको हटाने के लिए बोलेंगे। धन और बाहुबल पर रोक लगाने में सीमित क्षमता। अगर आपकी आंख नाक कान खुले हैं तो आप नजर घुमा कर देखिएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी कमजोरी रही है धन बल और बाहुबल को रोक लगाने की क्षमता। हालिया में ये हुआ है कि सर्च कमेटी होनी चाहिए प्लस कॉलेजियम बनाने का सुझाव दिया गया है। आधार कार्ड को वोटर लिस्ट या वोटर आईडी से जोड़ने की बहस जो अभी सक्सेसफुल नहीं है। अगर स्टेटमेंट में आता है तो हम इसको इनकरेक्ट बोलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर आप वोट नहीं कर सकते। हालांकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केस 2025 जो अभी हमने देखा शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टर्स फोटो, आइडेंटिटी कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज बनाने की सलाह दी है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए संवैधानिक और विधायी सुधार दोनों आवश्यक है। संविधान में इनको सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन और ज्यादा अधिकार दिए जाए, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम हो इनके अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि सरकार ही अपॉइंट कर दे। दूसरा है जोनल काउंसिल, नाउ इंजन्स ऑफ कॉपरेशन एंड नॉट जस्ट डिस्कशन फॉर्म्स। अमित शाह ने बात बोली है कि सहयोग का इंजन बन चुके हैं। दरअसल अमित शाह अभी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कहते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जो जोनल काउंसिल है अब केवल विचार विमर्श का मंच नहीं रही, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग का प्रभावी इंजन बन चुकी है। और ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में ये बात बोली 27वीं बैठक में, और इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। उपलब्धियां ये हैं कि जो काउंसिल्स में मुद्दे उठाए जाते हैं उनमें से 83% का समाधान हो चुका है। ऐसा होम मिनिस्टर साहब का कहना है। 2014 से 2025 के बीच 63 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनमें जबकि 2004 से 2014 के बीच केवल 25 हुई। यानी कि 10 सालों में इन्होंने 63 जोनल काउंसिल आयोजित किया, जबकि 2004 से लेकर 14 तक केवल 25 हुए। और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई? तो मानसा जोर डैम, तैयबपुर बैराज, मैंने इनको नोट्स में शामिल नहीं किया, आप सर्च करके देख लेते हैं। इंद्रपुरी जलाशय जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार और झारखंड के बीच सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति और देनदारियों का विभाजन, ये सभी बिहार विभाजन के समय से लंबित है। ये जो मामले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जब से झारखंड एग्जिस्टेंस में है तब से बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये जो जलाशय है ना, ये जलाशय न सिर्फ बिहार में है, बल्कि ये जो नदी आती है वो झारखंड और बिहार की बॉर्डर से होकर आती है। तो बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सभी बिहार विभाजन से लंबित है, लेकिन ये आपसी सहमति से दोनों पर ठोस कदम उठा लिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस या कमेंट किया अमित शाह ने, और ये कहा कि जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो रेड कॉरिडोर है यह काफी हद तक अब फ्री हो चुका है। केंद्र सरकार राज्यों के विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण, जिसमें आपको याद होगा एक मिशन लॉन्च किया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, रेड कॉरिडोर्स के लिए था।
नवीनतम दृष्टिकोण सामूहिक प्रयास पर बल दे रही है। क्षेत्रीय परिषदें अब केवल चर्चाओं का विषय नहीं रही बल्कि वास्तविक समाधान और समन्वय बन चुके हैं। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि बिहार विभाजन जो 15 नवंबर 2000 को हुआ, वहां से जो प्रॉब्लम्स थी अब वो जाकर सॉल्व हो रही हैं जोनल काउंसिल्स के थ्रू। तो जोनल काउंसिल को एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हमने देखा कि सिर्फ, हाँ, और ये जो भी देखा ना, इसका हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि आपसी सहमति से सॉल्व किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ कुल 5 जोनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद की। जो एक रीजन की प्रॉब्लम्स है ना, इसको एक मंच पे बिठाकर हम सुलझा लेंगे। इसको चेयर करते हैं होम मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर होते हैं संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो 5 जोनल काउंसिल है जो राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित है। पहला है उत्तरीय परिषद, जिसमें ये हमने देखा। फिर है मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक अलग है, सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया गया। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के किसी मुख्यमंत्री। जैसे अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 7 स्टेट्स हैं, तो एक बार असम का चीफ मिनिस्टर उपाध्यक्ष रहेगा, दूसरी बार नागालैंड का, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का। ये रोटेशन फॉर्मेट में घूमता रहेगा। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ही करते हैं। सदस्य उस क्षेत्र के सभी राज्य और यूटीज। सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट कौन काम करता है, तो गृह मंत्रालय का दिन काम करता है। अगर इसका संक्षिप्त विश्लेषण देखें मेंस के लिए, तो याद रखना कि 5 जोनल काउंसिल है। ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है या नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, वो एक जोनल काउंसिल नहीं है। याद रखिएगा, उसके नाम में जोनल काउंसिल नहीं लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट से बना है वो। तो कुल 6 हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, टेक्निकल या यूं कहते माइन्यूटली डिफरेंस है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 हैं, और पूर्वी या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया गया था, उससे बना है। मेन उद्देश्य क्या है ये जोनल काउंसिल का, तो अंतरराज्यीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, विवादों को सुलझाना, विशेष करके जो सीमा जल बंटवारा अभी हमने देखा बिहार और झारखंड के बीच जो मामले थे, परिवहन आदि के मुद्दे, विकास योजनाओं पर सामूहिक विचार। जैसे वो हमने बैराज को देखा इंदरपुरी जलाशय, बिहार और झारखंड दोनों की बॉर्डर सीमा से होकर जाती है, वो किसी भी स्टेट में नहीं है, बॉर्डर सीमा से होकर जाती है। तो अगर झारखंड इस पर कुछ करना चाहे तो बिहार की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है, बिहार की तरफ से कुछ होना चाहे तो झारखंड की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। जबकि ये जो जोनल काउंसिल है, दोनों ईस्टर्न काउंसिल में आते हैं, तो बैठकर बातचीत कर लेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें साक्षी होगी, जो केंद्रीय होम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्टर होते हैं वो चेयर करते हैं। कार्य और शक्तियां ये एडवाइजरी की भूमिका में है, कोई लीगैलिटी नहीं है, लेकिन सहमति बनाने में सहायक है। एक बार में नहीं होगा, अगली बार में होगा। गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी सचिवालय जो बैठकों का आयोजन और एग्जीक्यूशन करता है। प्रभावशीलता की गतिविधियां देखें तो पिछले 10 सालों में जो 2004 से 14 के बीच तो केवल 25। जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई है तब 63 बैठकें हुई है जोनल काउंसिल में, जिससे सहयोग और समाधान में स्पष्ट वृद्धि। जहां अभी हमने देखा कि बिहार और मध्य के जो 15 सालों से, सॉरी 25 सालों से, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हो चुका था 15 नवंबर 2000 को ही, जो 25 सालों से प्रॉब्लमेटिक इश्यूज थे उनको अब सॉल्व किया जा रहा है, और 83% सॉल्व किया गया है। हाल ही में जो पूर्वी काउंसिल की बैठक हुई है, जिनमें मानसाजोर डैम, तैयबपुर बैराज, इंदरपुरी जलाशय, बिहार झारखंड के बीच सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति देनदारियों का विभाजन, नक्सल प्रभावित राज्यों, जो रेड कॉरिडोर है, और जब हम कहते हैं ना रेड कॉरिडोर, तो रेड कॉरिडोर जब हम कहते हैं तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, बिहार झारखंड बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला इलाका, ये रेड कॉरिडोर में आता है, जो तिरुपतिनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक है। तो अगर वे फॉरवर्ड की बात करनी हो, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कई राज्यों की अनुपस्थिति या निष्क्रियता। अब जैसे कि
कई राज्यों में अगर ऑपोजिशन की सरकार है तो वो जोनल काउंसिल में प्रेफरेंस नहीं देते, सिफारिश केवल एडवाइजरी है, लीगैलिटी नहीं है। कई मुद्दों पर लंबा विलंब, जैसे कि जल विवाद, जो और बेसिकली नदियों को जो बाउंड्री बनाया जाता है ना, वहाँ सबसे बड़ी डिबेट होती है। और यही था बिहार और झारखंड के बीच 25 सालों से डिबेट चल रहा है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। सुधार की क्या सुझाव, तो काउंसिल्स को अधिक अधिकार दिए जाए, प्रेरणा प्रणाली से जोड़ा जाए, स्थायी कार्यबल और फॉलो अप मैकेनिज्म बनाया जाए, जो काउंसिल्स में फैसला लिया जाए उनको जो सेक्रेटेरिएट है, होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटेरिएट ये सब करता है, आयोजन करवाता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे कि कितना अपडेशन हुआ है या नहीं, कितना काम हुआ है नहीं। समयबद्ध समाधान की सार्वजनिक रिपोर्टिंग की जाए कि जो फैसला लिया गया था क्या वो लागू किया गया है या नहीं किया गया है। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद भारत की जो संघीय ढांचा है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, उसमें सॉफ्ट कॉपरेशन का प्रभावी मंच है। कैसे कि अगर संघ के स्तर पर भाजपा लेड, या जिसको हम क्या बोले, एनडीए लेड गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार है, लेकिन वहीं बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, भाई सीधा डायरेक्टली तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑपोजिशन है दोनों। तो ये जो जोनल काउंसिल है ना, यही साथ लेकर आता है और यही कॉपरेशन का प्रभावी मंच है। तो हाल के वर्षों में इनकी प्रासंगिकता और प्रभाव बढ़ा है, लेकिन इन्हें और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है कि स्थायी कार्यबल हो। तीसरा आर्टिकल है इंडिया प्रोग्रेस विद चॉइस कंट्रोल एंड कैपिटल। विकल्प नियंत्रण और पूंजी के साथ जो भारत की प्रगति है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। कंटेक्स्ट क्या है, इस वर्ष का जो थीम है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, वो है युवाओं को ऐसे परिवार चुनने का अधिकार देना जैसा वह चाहते हैं, तभी एक न्याय संगत और आशावादी दुनिया में हम लोग रह पाएंगे। तो ये कंटेक्स्ट है, मतलब कंटेक्स्ट तो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लेकिन जो यूएन का थीम है, नॉट विषय, थीम होगा युवाओं को ऐसे परिवार चुनने का अधिकार देना जैसा वे चाहते हैं। और जब हम कहते हैं ना युवा, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कंसीडर किए जाते हैं। युवा का मतलब सिर्फ मेल पर्सन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, वरना कल को मुझे टारगेट किया जाए कि तुमने ऐसा कहा था। नहीं, युवाओं को यौन यानी कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर सटीक जानकारी और निर्णय लेने की आज़ादी देना, भविष्य निर्माण के सेंटर में लाना। उन्हें बाहर रखा जा रहा है, आप खुद समझ सकते हो। तो ये जो आर्टिकल में या एडिटोरियल में जो कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और आबादी के साथ साथ भारत की 1/4 आबादी यंग है। लगभग 37 करोड़ जो आबादी है वो 29 वर्ष और 15 वर्ष के बीच में है। सकारात्मक असर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल पर सही निवेश अगर हम करते हैं 2030 तक, तो भारत 1 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नीति आयोग का कहना है और वर्ल्ड बैंक का कहना है। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे बाल विवाह 2006 के मुकाबले 50% कम है, लेकिन अभी भी 23% के आसपास है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कह रहा है। टीन एज चाइल्ड बियरिंग, यानी कि कई फीमेल्स ऐसी हैं जो 18 वर्ष से पहले ही मां बन जा रही हैं, और ये नेशनल एवरेज 7% है, लेकिन कई राज्यों में 14% के आसपास है, ज़्यादा भी है। प्रजनन स्वतंत्रता की कमी, जो 36% वयस्क हैं उनको अनचाहे गर्भधारण हुआ है। 30% की अपूर्ण प्रजनन इच्छाएं, 23% को ये दोनों सारी प्रॉब्लम्स है। तो यही कह रहे हैं कि आप 1 ट्रिलियन जीडीपी तो बन सकते हैं, लेकिन ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व तो कीजिए, बिना इसको सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि 37 करोड़ आबादी आपकी, 370 मिलियन, जो 1/4 हिस्सा रखते हैं, वो 15 से 29 वर्ष के बीच में है। अगर इनका यूटिलाइजेशन करना है तो अब ये प्रॉब्लम्स खत्म करनी होगी। यानी कि जो 37 करोड़ है उसमें तो सीधा सीधा
मतलब जो 150 करोड़, उसका 36% आबादी इससे प्रॉब्लम है। और ये अपूर्ण प्रजनन इच्छाएं, लेकिन कई सारी महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी पहले भी की गई है, जैसे परियोजना उड़ान राजस्थान में 2017 से 22 खत्म हो चुका है। और जब खत्म हो गया तो उसका जिक्र ही नहीं बनता। आप ये कह सकते हैं कि एक समय चलाया गया था, लेकिन उसका प्रभाव ही क्या रहा? 30,000 बाल विवाह रुके थे ओवरऑल राजस्थान। लेकिन ये एंड हो चुका है। दूसरा है अद्विका कार्यक्रम ओडिशा 2019-20, ये भी खत्म हो चुके हैं। 2022 में 950 बाल विवाह रुके गए। 11,000, ये केस स्टडी हो सकता है। अद्विका कार्यक्रम ओडिशा, जिसमें 11,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त फ्री किया गया। और कल भी एक आर्टिकल देखा था, शायद अगर मैं गांव का नाम ले पा रहा हूँ, गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा, वहाँ वो गांव पूरे समंदर में समा चुका है। तो जो हमारे यहाँ जंगलों के संरक्षण करने, यूं कहें तो प्रकृति के संरक्षण करने वाले कानून है, वो इसी पर आर्टिकल था कि संरक्षण करने वाले जो कानून है, यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि जब गांव ही पूरा डूब गया, उनके पास ना घर बचा ना जमीन बचा, तो वो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और मजदूरी करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वो बाल विवाह आप रोक नहीं पाएंगे। तो पहले ये सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला, इन सब में एक चीज कमी है कि वो विस्थापन, विस्थापन पे चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि अगर किसी भी एरिया का एनक्रोचमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा ही सही, तो उसका विस्थापन कहाँ होगा, कैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। और मैं मानता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें बियॉन्ड जाने की आवश्यकता है। हर चीज में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ला सकते, तो इसके लिए भी हमें देखना होगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 11,000 बाल, मतलब गांव मुक्त हुए बाल विवाह से, अगर आप एनवायरनमेंट की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आने वाले समय में बाल विवाह बढ़ेंगे। अगर आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, आप औद्विका कार्यक्रम जैसे हजारों कार्यक्रम लॉन्च करेंगे, लेकिन नहीं होगा सफल, ये फेल्योरिटी ही होगा। तीसरी परियोजना है मंजिल, जो राजस्थान में 19 से 25, 18 से 21 वर्ष की युवतियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। तरीके, आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण। 28,000 लड़कियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, 16,000 को रोजगार मिला। पहली पीढ़ी के कुशल महिला क्रमिक बनी। लेकिन एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, एक चीज का इसमें जिक्र नहीं है। ये मोटा मोटी बात कह रहा है, कौन सी ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग, कौन से रोजगार मिले, इस पर डिबेट नहीं है। तो ये हम आंसर में लिख ही नहीं सकते हैं, हल्का लगेगा, हवाई फायरिंग हो जाएगी कि आपने पहली पीढ़ी के कुशल महिला कर्मी बने। लेकिन कौन सी कर्मी, क्या काम कर रही हैं? आदमी पढ़ लिख कर भी चपरासी की नौकरी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, लेकिन वो है क्या, वो एक स्टेबल जिंदगी देगा? नहीं देगा। इसमें इसका जिक्र ही नहीं है, तो ये इसकी आलोचना का पॉइंट है, इसलिए इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। मेंस के लिए अगर सुझाव देखें तो अवसरों का विस्तार करिए जो गर्भ निरोधक है, सुरक्षित गर्भपात, मातृ स्वास्थ्य, बांझपन का उपचार, रचनात्मक समाधान, शिक्षा, बाल देखभाल, लचीलापन युक्त कार्यस्थल, लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक मान्यताओं में बदलाव, तभी प्रगति हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। और सशक्तिकरण की नींव है आर्थिक निर्भरता। आप कितना भी अद्विका कार्यक्रम चलाइए, अगर आप उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं कर रहे, तो वैसे कार्यक्रम वैसे भी फेल होने हैं, और कुछ नहीं होगा। तो मेंस के लिए पेपर यही है कि जनसांख्यिकीय लाभांश तभी वास्तविक रूप दिया जा सकता है जब युवा और महिलाओं को सशक्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आलोचना करनी है। एक तो पहले बोलेंगे जनसंख्याकी लाभांश क्या है, इसको कैसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है, ये दिखाना है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, उसकी आलोचना करना है। दैट योर आंसर पूरा, मतलब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला आर्टिकल है पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड लाई इन फॉर्म चौरस, जनसंख्या में गिरावट और ब्रह्मपूर्ण विमर्श। ये भी एडिटोरियल है। मेन विचार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर ना दृष्टिकोण बदल रहा है।
क्यों? पहले बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी इसको लेकर डर था, और अब गिरती प्रजनन दर को लेकर चिंता है कि आबादी एक साथ कोलैप्स करेगी, ऐसा डर फैलाया जा रहा है। कई देशों के प्रो जो नेटलिस्ट हैं, मतलब नेशनलिस्ट, वैसी नीतियां बना रहे हैं, लोग अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित कर दिए हैं। जैसे इलॉन मस्क, उनके 11 बच्चे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया कोला जनसंख्या कोलैप्स होने के रास्ते में है। लेकिन यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 वो कहता है कि नहीं, 2024 में ये 8 अरब थे, 2080 तक 10 अरब जनसंख्या होगी, और 2100 तक 10.2 अरब जनसंख्या हो सकती है। इसमें 6% गिरावट आएगा। लेकिन भ्रम कहाँ है? तो प्रोजेक्शन और प्रोडक्शन, ऐसा हो सकता है, हम ये कंप्लीट नहीं कह सकते। क्यों? अनुमानों पर आधारित है। अभी 2100 आने में 70 से 75 सालों का समय है, 75 सालों का समय है। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है? जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे हो जाती है, तब जनसंख्या कुछ दशकों तक बढ़ती है। क्यों? क्यों बढ़ती है? क्योंकि यंग पॉपुलेशन अभी भी मौजूद होता है। जनसंख्या में गिरावट धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता। तो पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब यही होता है कि जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे चली जाए। रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो यूएनएफपीए की रिपोर्ट है 2025, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द परस्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी, 14 देशों के 14,000 लोगों से पूछा गया कि क्या वे इच्छित संख्या में बच्चे कर पा रहे हैं। 20% लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते। 23% लोगों ने कहा कि सपना अधूरा रह गया। 40% ने कहा कि नहीं, करना तो चाहते हैं लेकिन हमें इच्छा त्यागनी पड़ी। क्यों? हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। तो ये आप कोर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम, आपको डेटा अगर ना भी याद रहे तो आप भी ये चीज देख सकते हैं कि अगर वो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो फर्टिलिटी रेट नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा वो कहता है कि आर्थिक समस्याएं 38% है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, उसमें 38% रोल अदा करता है आर्थिक समस्याएं। रोजगार 21%, आवास 22%, घर ही नहीं है तो फैमिली बढ़ा के क्या ही करोगे। क्वालिटी पूर्ण बाल देखभाल की कमी 18%। आप कभी दिल्ली या आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आओ, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आओ, मैं यकीन नहीं करोगे कि 2047 तक कैसे देश विकसित बन सकता है। वही प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली में आप रेलवे स्टेशन पर घूमोगे तो ये जानकारी मिल जाएगी। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल इस एडिटोरियल में देकर समझाया गया है कि 200 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद 2025 की पहली क्वार्टर में 7.3% की बर्थ रेट में वृद्धि देखी गई है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है साउथ कोरिया में, आवास 31% व्यक्तियों के पास है ही नहीं। तो आर्टिकल में यही समझा रही हैं कि गलत दिशा में दोषारोपण किया जा रहा है, महिलाओं पर दबाव डाला जा रहा है, गर्भ धारण न करने पर दोषी ठहराया जाता है, गर्भपात और गर्भ निरोधक अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। जरूरी है कि उन महिलाओं पर ध्यान देना जो बच्चे चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। जैसे यहाँ पर है ना, अगर मैं, ये जो 40% है, त्यागनी पड़ रही है, तो इनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ स्वैच्छिक रूप से निसंतान महिलाओं को दोष देना गलत है। कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री जी, ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, एक टाइम पर ऐसा था कि शादी नहीं किया। तो ऐसा दोष देना, मैं ना तो राइट विंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना लेफ्ट विंग को, ना प्रधानमंत्री, और ना ही ऑपोजिशन को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है, और जब व्यक्ति कह रहा है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, अगर कोई नहीं करना चाह रहा है शादी, तो हम उस पर दोष नहीं दे सकते हैं। तुम्हें ये चीज करना ही चाहिए। तो ये बदलाव जरूरी है। समस्या प्रो नेटलिज्म में भी है। बेबी बोनस जैसी योजनाएं पारंपरिक लिंग भूमिकाएं मजबूत करती है, पुरुषों की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करती है। समाधान यही है कि सामाजिक संरचना में जरूरी बदलाव हो, महिलाओं को कार्यस्थलों में बराबरी का मौका दिया जाए,
मातृत्व की वजह से सजा नहीं बल्कि समर्थन दिया जाए, माता महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से इनको सशक्त नहीं करोगे तब मजदूर ही पैदा होंगे समाज में सिर्फ, क्योंकि डिसीजन फीमेल नहीं उस घर का मेल पर्सन ले रहा होगा। और एक मानवाधिकार के रूप में भी इनको ज़रूरी है कि इनके राइट्स इनको खुद दिए जाएं। अगला आर्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जैसे वडोदरा में 40 लोग मारे गए, पुल गिरा। जून 2025 में पुणे में लोहे का पुल गिरा, 4 लोग वहां मारे गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं। तो ये घटनाएं भारत में सार्वजनिक ढांचों की विफलता और रख रखाव की अपेक्षा को दर्शाती है कि आपको जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कितनी लो क्वालिटी का आ चुका है। समस्याएं ये है कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुरानी हो रही है और जो पेरी अर्बन क्षेत्रों में है, ओवरलोडिंग और डिजाइन से अधिक उपयोग, विभागों की क्षमता सीमित है और खास करके राज्य सरकारों में वहां तो करप्शन भैया चरम सीमा पर है। फंड की कमी है, स्टाफ है ही नहीं, लापरवाही। अगर आप स्टेट सरकार की डिपार्टमेंट में जाकर देखेंगे और लोकल लेवल पर, क्योंकि अंततः पहला रिएक्शन वही देता है, असफलता की सार्वजनिक रिपोर्टों की अनुपस्थिति। जैसे वडोदरा में जो पुल गिरा है, क्यों गिरा है, कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, ये सारी रिपोर्टिंग तो की जाती है लेकिन पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाया जाता। तो जांच तो होती है लेकिन फेलियर एनालिसिस नहीं होता। स्कीम मेंशन की अगर हम बात करें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये संपत्ति निर्माण की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। अटल मिशन फॉर रिजर्वेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमूर्त पुनरुद्धार योजना है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रिबिल्ड करेगी। इन पुराने योजनाओं में पुराने ढांचों के नियमित और ऑडिट करने की प्राथमिकता में लाना होगा। तो आर्टिकल में यही समझा रहे हैं कि भैया जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बेस लाइन स्ट्रक्चरल ऑडिट तो हो कम से कम, कि वो जहाँ बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसे ईआईए होता है। तो कम से कम ये करें कि वो उतना तो हो, ट्रांसपेरेंट हो। और ये किसके लिए हो, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उच्च प्राथमिकता है। मेरा एक सुझाव है कि 10 लाख ही क्यों, क्या 10 लाख शहर, 10 लाख की आबादी के शहरों में रहने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कीमती है और जो 1000 व्यक्तियों के बीच में रह रहे वो कीमती नहीं है। जैसे गुजरात में जो पुल गिरा उसमें क्या सरकार ने कहा हम 6 लाख रुपए लेंगे, 6 लाख रुपए देंगे, लेकिन जो एयर इंडिया के विमान क्रैश करता है उसमें कहा कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो इन दोनों की जानों में इतना डिफरेंस क्यों कीमत में। तो मेरा मानना है कि जो भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है जो आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं उनको ही बेस लाइन पर स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, ना कि सिर्फ 10 लाख में। तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख जनसंख्या के लिए, यानी कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि गांव के लोगों की कोई कीमत ही नहीं होती। उसका एग्जाम्पल होता है कि जो वडोदरा में पुल गिरा उसमें कहा कि सरकार ने कहा कि 6 लाख रुपए हम देंगे, एयर इंडिया ने कहा हम 1 करोड़ देंगे। तो पुल पे कौन जाता है, एक आम आदमी। हवाई जहाज में कौन उड़ता है, एक अमीर आदमी। तो अमीर और गरीब के जानों की कीमत में इतना अंतर क्यों। तो ये आलोचना है, जांच का दायरा बढ़े, दुर्घटना होने पर केवल उसी ढांचे की, मतलब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बल्कि उसी रेंज में या उसी के आसपास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने उन सब का ऑडिट हो कि उनकी सिचुएशन क्या है। स्टैट्यूटरी प्रॉप सार्वजनिक रिपोर्टिंग की जाए, रिपोर्ट प्रकाशित किया जाए कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स किया। तो एडिटोरियल में यही उन्होंने समझाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अगला है सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फर्म्स फॉर S400 मेंटेनेंस। ये है वो कैप्सूल बैटरीज S400 का। S400 ट्रायम्फ, भारत में इसका नाम है सुदर्शन चक्र, जो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को नहीं पता होता है। तो आलम्स एंटी जो रूस की निर्माता कंपनी, भारत में इसका नाम सुदर्शन चक्र है। 2018 में भारत में 5 बैटरीज के लिए, 5 बैटरियों के लिए $5.5 बिलियन का सौदा किया। अब तक 3 यूनिट मिल चुके हैं और 2027 तक, 26-27 तक 2 यूनिट और आ जाएंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जमीन पे इंस्टॉल किया जाता है और एयर से जो मिसाइल आ रही है उसको रोकता है।
रेंज है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर समझ रहे हो? मल्टी लेयर कहने का मतलब क्या है? ये है 400 किलोमीटर की बाउंड्री, ये है 300, ये है 200, ये है 100, ये है 40। तो पहली रेंज ये होती है कि इसको यहाँ ही रोक दिया जाए। पहले जब मिसाइल दागता है तो 400 किलोमीटर के रेंज में रोक दिया, यहाँ से मिस हो गया तो दूसरा 300 किलोमीटर के लिए दागेगा, ऐसे। और फिर करते करते 200 किलोमीटर पे आएगा, और नहीं आता तो 40 किलोमीटर में वो दाग देगा। तो कई लेयर्स होती हैं इसमें। ट्रैकिंग क्षमता 100 से अधिक एक साथ लक्ष्य दागे जा सकते हैं। 10 सेकंड से भी कम समय होता है रिएक्ट करने के लिए। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल की अगर हम बात करें तो वेरी लॉन्ग लॉन्ग मीडियम शॉर्ट रेंज मिसाइल दागी जा सकती हैं। भारत में इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, जहां पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया। S-400 ट्रायम्फ जो सुदर्शन चक्र है, इसका नाम भारत में सुदर्शन चक्र है, इसने रोका। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा था। MRO की जो सुविधा है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, ये S-400 एक भारतीय फर्म है जो उसका मेंटेनेंस करेगी। सहयोगी रूस की आर्म्स एंड इंजर्स को बनाने वाली संस्था है। अगला है सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू फॉर एकलव्य स्टूडेंट्स। तलाश योजना चलाई गई है एकलव्य विद्यालयों के लिए। करियर काउंसलिंग पहल है। तालाश ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड लाइफ स्किल हब। संचालक नेट्स नेस्ट्स नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। सहयोगी संस्था यूनिसेफ। लक्ष्य समूह लगभग 1,38,000 छात्र, जो 470 एकलव्य मॉडल। अभी एकलव्य को हम देखेंगे, पहले ये जो तलाश योजना चलाई गई है, एकलव्य मॉडल जो स्कूल है उनके स्टूडेंट के लिए चलाई गई है। ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब्स। संचालक संस्था है नेस्ट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। सहयोगी जो संस्था है वो ये यूनिसेफ। लक्ष्य क्या है कि 470 स्कूलों में जो 1,38,000 एकलव्य स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल और आत्मसम्मान प्रशिक्षण। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। 75 विद्यालयों में 180 शिक्षक ट्रेन किए जाएंगे। ये जो करियर कार्ड है ना, सभी छात्रों के लिए ट्राइबल एप्टीट्यूड टेस्ट आधारित एक व्यक्तिगत करियर कार्ड होगा। इसमें उनके उपयुक्त करियर विकल्प बताए जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपकी जो एप्टीट्यूड है वो पहले ही पता चल जाए शुरुआती दिनों में, कि आप क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन में यही प्रयास किया जाता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपसे निर्णय लेने के लिए पूछा जाता है। क्योंकि कल को चल के अगर आप सेक्रेटरी बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, या फिर SDM बनते हैं, जो भी पोस्ट है वहाँ पे हमको फाइल पढ़कर फैसला लेना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो ट्राइबल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, एक व्यक्तिगत कार्ड होगा, और इस इनमें इनके करियर बताए जाएंगे, आप किस करियर में बेस्ट कर सकते हैं। लाइफ स्किल पर ट्रेन, छात्रों की समस्या समाधान, संवाद कौशल, भावनाओं को संभालने जैसे जीवन कौशल सिखाए जाएंगे। हमारे स्कूल में तो ये सिखाया नहीं गया। मेटोरिंग पोर्टल, शिक्षकों की छात्रों के एकेडमिक और व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये किन के लिए? एकलव्य स्टूडेंट्स के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग है, टाटा मोटर्स और एक्स नवोदयन फाउंडेशन के साथ MOU साइन होगा, जहां ये फाउंडेशन कोचिंग करवाएंगे IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की। समावेशी शिक्षा नीति का उदाहरण है तालाश डिजिटल माध्यम से। और ये जनजातीय जो एकलव्य स्टूडेंट स्कीम्स है ना, वो जनजातीय इलाकों के लिए है। तो डिजिटल माध्यम से जनजातीय छात्रों के आत्म जागरूकता और भविष्य निर्माण में सहायक। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 लक्ष्यों के अनुरूप, जहां वो फंडामेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कौशल विकास, करियर प्लानिंग को शिक्षा के साथ जोड़ना। जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल है, क्वालिटी एजुकेशन, उसमें योगदान। और बेसिकली ट्राइबल अफेयर्स की बात हो रही है तो सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स का हम जिक्र करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा तक समान और सशक्त पहुंच, जनजातीय छात्र, राष्ट्रीय संसाधन। और ये पहल उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी, नेतृत्व नेतृत्व सक्षम नागरिक बनने में सहायता करती है।
तो ये तलाश था ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल, एक सेकेंड, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब्स। तो कौन चला रहा है, संचालक है, दैट्स ये मतलब मिनिस्ट्री कोई नहीं चला रही, सहयोगी संस्था है यूनिसेफ, और इसका काम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करियर कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहाँ, एकलव्य स्टूडेंट, और एकलव्य स्टूडेंट को अभी हम देखते हैं, क्योंकि जब तक एकलव्य स्टूडेंट्स को हम नहीं देखेंगे मॉडल को, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को नहीं देखते तो पता नहीं चलेगा। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों की क्वालिटी पूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है, ताकि मेन स्ट्रीम में आ सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। जैसे अभी हमने देखा टाटा मोटर्स और नवोदयन फाउंडेशन के साथ एक एमयू साइन हुआ है, इस संगठन ने किया कि उनको आईआईटी, जेई, नेट इन सब के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, योजना की शुरुआत होती है 1997-98 में। एमएचआरडी वगैरह, अब मोटा क्या है, मुख्य एग्जीक्यूशन जो संस्था है वो नेस्ट है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो जनजातीय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एकलव्य स्टूडेंट को रन करता है, चलाता है। जो शेड्यूल्ड ट्राइबल के छात्र हैं वहाँ पर ये चलाया जाता है। हर ब्लॉक में एसटी की जनसंख्या अगर 50% से ज़्यादा है और 20,000 से ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज में 50% और नंबर्स में अगर 20,000 से जनसंख्या, तो वहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित होगा। और ऐसे कुल विद्यालय लगभग 740 हैं, 470 एग्जीक्यूट किए गए हैं 2024 तक। तो कुल अभी 700, 750 के आसपास ऐसे स्कूल हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क रेजिडेंशियल शिक्षा, सीबीएसई से एफिलिएशन, केंद्रीय स्तर पर इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम है, भाषा और संतुलित अनुकूल, स्थानीय बोली और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट में है। खेल विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर, जिसमें नवोदयन फाउंडेशन और टाटा मोटर्स ने एमयू साइन किया है इस नेस्ट के साथ। जेंडर समावेशन, लड़के लड़के दोनों के लिए बराबरी का अवसर, नई पहली तलाश इन्हीं के लिए लागू किया गया है। तलाश ट्राइबल एप्टीट्यूड, ट्राइबल एप्टीट्यूड, इनके स्किल्स क्या है, सेल्फ स्टीम हब्स बनाया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर कार्ड, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, टीचर मेंटोरशिप, 1,38,000 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, टाटा मोटर्स और एक्स नवोदयन एजुकेशन की साझेदारी, आईआईटी, जेई, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देंगे तालाश, और शुरुआत में 100 विद्यालय शामिल किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो नया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, 38 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय, 38 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय सामान्य क्षेत्रों में, और अगर पहाड़ी दुर्गम इलाका है तो वह 48 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि है खर्च की जा रही है। अनुपात 50% शिक्षक एसटी समुदाय से हों, ये भी ध्यान रखा गया है। शिक्षक भर्ती मॉडल केंद्रीय नेस्ट के द्वारा, अब राज्य सरकार की भूमिका है। मेंस के लिए उपयोगी कहाँ आप कर सकते हैं, तो शैक्षिक अंतर को पाटना, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन। सोच रहे हो आप, 48 करोड़ रुपए एक विद्यालय पर खर्च किया जा रहा है, प्रति विद्यालय। और अगर जनरल इलाके में है, मतलब ठीक ठाक एरिया है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ 38 करोड़ रुपए, और उन्हीं के समुदाय से शिक्षक होंगे, ऑब्वियस सी बात। और जेई, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नवोदयन फाउंडेशन और टाटा मोटर्स ने एमयू साइन किया है इस संगठन के साथ, नेट्स के साथ। प्रतिस्पर्धा तैयारी, नेट, जेई, इसका मैंने उल्लेख किया। संस्कृति संरक्षण, मातृभाषा और लोक परंपरा को सम्मान, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट्स में जहाँ जिनकी जनसंख्या 20,000 है, 50% से ज़्यादा, दोनों में से कोई भी एक होगा, तो वहाँ एक एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा, और तालाश उन्हीं के लिए एक बूस्ट की तरह काम करेगा। आर्थिक सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और नौकरियों में भागीदारी, क्वालिटी एजुकेशन, जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, जो 2015 में
यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्वीकार किया था कि 2015 से लेकर 30 तक ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स होंगे। उनमें चौथा सेल्फ डेवलपमेंट गोल है क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और 10वां गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता को घटाना। चुनौतियां हैं, क्यों? 750 स्कूल हैं एकलव्य के तहत, लेकिन केवल 470 में काम कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी, डिजिटल अवसंरचना की अनुपलब्धता, भौगोलिक कठिनाइयां हैं भाई, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। क्या सुधार हो सकता है कि नेट्स के जरिए केंद्रीकृत शिक्षक प्रशिक्षण भर्ती प्रक्रिया, आईसीटी और स्मार्ट क्लासेस का विस्तार, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय। यहाँ पर जोनल काउंसिल का उल्लेख कर सकते हो कि एक रीजन में इनके लिए अपॉइंटमेंट हो, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो एक जोनल काउंसिल के तहत किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी। अब इन पर कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं जोनल काउंसिल के लिए। तो जोनल काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के दिन नहीं आता? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट पास किया गया 1971 में। तीसरा है क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता। जोनल काउंसिल का मेन काम क्या है? न्यायिक विवादों का समाधान। इसके लिए न्यायपालिका है। राज्यों को ऋण देना ना, अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना। बिल्कुल। जोनल काउंसिल की सिफारिश क्या होती है? केवल एडवाइजरी होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? जोनल काउंसिल की संख्या 6 है। 6 है? नहीं, 5 है। प्रत्येक काउंसिल में केवल राज्यों के राज्यपाल सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। गृह मंत्रालय के अधीन इन परिषदों के लिए एक सचिवालय काम करता है। यस, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। और हाल ही में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मानसाजोर डैम, तैयबपुर बैराज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी। तो वो है उत्तरी परिषद यानी कि नॉर्थन काउंसिल। एयर डिफेंस सिस्टम रूस द्वारा निर्मित है। भारत ने हाल ही में एयर S-400, जिसे भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र कहा जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाल ही में सुदर्शन चक्र के लिए एक घरेलू एमआरओ केंद्र की घोषणा की है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने नेपाल में चलाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना सीबीएसई से संबंधित होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो ये बात खत्म। सीबीएसई से संबंधित होते हैं, इस पर थोड़ा सा डाउट है, आप देख लियो, एक बार चेक कर लेना। तालाश का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातीय छात्रों को करियर काउंसलिंग, जीवन कौशल, आत्म सम्मान, विकास प्रदान करना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के संदर्भ में क्या है? तो नेट्स इसका एग्जीक्यूशन करती है, बिल्कुल सही बात है। तालाश प्रोग्राम यूनिसेफ और नेट्स की साझेदारी में चलाया जा रहा है, ये भी सही है। केवल 9 से 12 नहीं, फ्रॉम 6 टू 12। तो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना के अंतर्गत एक नया प्रयास किया गया, जिनमें आईआईटी, जेई, नेट्स जैसे प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये साझेदारी किसकी है? तो टाटा मोटर्स और एक्स नवोदयन फाउंडेशन, ये हमने देखा था। 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं किस आधार पर स्थापित किए जाए। तो वो हमने देखा कि ऐसे ब्लॉक जहां इनकी आबादी 50% से ज़्यादा हो, और इनकी नंबर्स में इनकी आबादी 20,000 से ज़्यादा हो, वहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्थापित किए जाएंगे, और उसी ट्राइबल बेल्ट में होंगे। रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसका मतलब ये मत समझना कि रेजिडेंस मिलता है रहने के लिए, मिलता है, लेकिन उस ट्राइबल इलाके में ही होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।